Hello everyone, myself is Ravi Jha. I'm a criminal defense counsel in इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएसजी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसा कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली है, आशा करता हूं कि वो जानकारी आप तक भी पहुंची होगी, जहां पर एक उम्मीद की लहर आ गई है कि लगभग 300 प्लस वैकेंसी देखने को हमें मिलेगा। और इसके साथ ही साथ हमें अपने पीसीएसजे के सिलेबस के अंदर काफ़ी ज़्यादा माइनर और मेजर चेंजेस देखने को भी मिले, जहाँ पे अगर हम माइनर चेंज की बात करें तो उसका ज़्यादातर इम्पैक्ट आपको देखने को मिला आपके लोकल एक्ट में। और अगर हम मेजर चेंज की बात करें तो पीसीएसजे के मेंस पेपर के अंदर जो पहला पेपर होता है, जिसको कि हम लोग जीएस पेपर 1 के नाम से भी जानते हैं, उसको आमतौर पे एक अलग पार्ट में भी डिवाइड किया गया और वो पार्ट पूरा का पूरा डेडिकेट किया गया लॉ सब्जेक्ट को। ये बात अलग है कि उसके अंदर जो भी लॉ के सब्जेक्ट हैं वो आपके माइनर सब्जेक्ट हैं और उनकी संख्या लगभग ही नहीं बल्कि एक्यूरेट 9 है और उनको हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उनमें कुछ एक्ट तो वाकई में बहुत छोटे हैं, जबकि कुछ एक्ट वाकई में बहुत लेंदी हैं। और चूंकि पहली बार इसको शामिल किया जा रहा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नॉन महत्वपूर्ण है। तो आमतौर पर इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगामी 20 नवंबर सन 2022 से टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ठीक सुबह 8 बजे से माइनर एक्ट की क्लास की शुरुआत की जाएगी, जहां पर आपके साथ लाइव डिस्कशन होगा और आप उसको चाहे तो रिकॉर्डेड वर्जन में भी नंबर ऑफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी उनका प्रॉपर एक नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। ये बात अलग है कि नोट्स का जो फॉर्मेट होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यू विल गेट अ नोट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपको शामिल किया जाएगा। कुल मिला के अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये एक प्रकार से कंप्लीट बैच होगा और ये बैच प्योरली आपका डेडिकेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ उन 9 माइनर एक्ट को जिनको अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएसजे के जीएस पेपर के अंदर एक अलग स्थान दिया है। और आज से उसके रिगार्डिंग एक वीडियो सीरीज की शुरुआत भी की जा रही है, जहां पर हर दिन एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आया जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि वो टॉपिक आपके आगामी परीक्षा में एक प्रश्न के रूप में जरूर पूछा जाएगा। तो आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज जिस सब्जेक्ट के बारे में या जिस माइनर एक्ट के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने के लिए मैं जा रहा हूं, बेसिकली उसको हम लोग डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के नाम से जानते हैं। आमतौर पे आपको ये भी पता है कि ये जो भी 9 के 9 माइनर एक्ट हैं, ये सारे के सारे कोडिफाइड लॉज हैं और कई बार आपसे इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर भी सवाल पूछा जाता है। तो एटलीस्ट ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, इवन दो दिस चेंज हैज बीन डन इन द मेंस एग्जामिनेशन, बट इट डजंट मीन कि ये प्री में आपसे नहीं पूछा जा सकता है। देयर माइट बी अ 0.001% पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि इनमें से कुछ चीजें आपसे आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी पूछी जाए। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट का जो पूरा का पूरा नाम है, दैट नाम इज कॉल्ड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अगर हम इसके नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन नंबर है एक्ट नंबर ऑफ 28 ऑफ सन 1961, यानी कि 1961 के अंदर ये 28वें नंबर का कानून था जिसको की मंजूरी मिली। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि मंजूरी किस डेट को मिली, तो वो डेट है आपकी 20 मई 1961। और सवाल ये है कि अगर मंजूरी मिली तो जाहिर सी बात है इसको लागू भी किया जाएगा, तो इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या होगी, तो वो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है इसकी 1 जुलाई 1961। और एक पैटर्न और भी आया है निकल कर जो आपको समझना पड़ेगा। हर एक्ट का कोई ना कोई प्रियम्बल होता है या ऑब्जेक्ट होता है, एंड एटलीस्ट यू शुड नो द प्रियम्बल एज वेल एज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ एक्ट। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये जो क्लिंचेस हैं आपको शायद वीडियोस के दौरान थोड़ा बहुत देखने को मिले। अब यहाँ पे जब हम इसके प्रियम्बल की बात करते हैं, यानी कि इसके उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्लियर कट है। ये आमतौर पर दहेज को देने के लिए भी मना करता है और आमतौर पर दहेज को लेने के लिए भी मना करता है। अगर आप लोगों के पास वकालत का अनुभव होगा तो कभी भी आप देखेंगे एफआईआर में अगर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का जिक्र है तो एक धारा आपको देखने को जरूर मिलेगी, एंड दैट धारा इज कॉल्ड 3/4। तो ये जो प्रियम्बल है ये कहता है कि आमतौर पर हम दहेज देने को भी रोकने की कोशिश करते हैं
और दहेज लेने को भी रोकने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट पीनल प्रावधान का भी जिक्र इस एक्ट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा और अदर लोकल एक्ट या अदर एक्ट के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की संख्या है वो है आपकी 10। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्ट बहुत ज्यादा बड़ा आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बेसिकली डाउरी क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। आमतौर पे इसका पूरा का पूरा जिक्र सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम इसके एक एक शब्द को इंटरप्रेट करें या इसको बाइफरकेट करें तो आपको ये समझ में आएगा कि आमतौर पर हर वो प्रॉपर्टी या हर वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसको कि आप देते हैं या जिसको कि देने का वादा किया जाता है, चाहे वो चीजें आप उनको प्रत्यक्ष रूप से दें या अप्रत्यक्ष रूप से दें। अब सवाल यहां पर यह है कि किसको दिया जाएगा और कौन दे रहा है। तो आमतौर पे जब कभी भी डाउरी जैसे शब्द का जिक्र हमारे जहन में आता है तो अक्सर यही प्रिजम्पशन ड्रॉन की जाती है कि जरूर वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाएगा, लेकिन जो सेक्शन 2 है वो यहाँ पर कंप्लीटली साइलेंट है। यानी कि यहाँ पे ना तो वर पक्ष का जिक्र किया गया है, ना ही यहाँ पर वधु पक्ष का जिक्र किया गया है, ना ही यहाँ पर ये कहा गया है कि वधु पक्ष ने दिया है, और ना ही यहाँ पर ये कहा गया है कि वर पक्ष ने लिया है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा जाता है कि जो पार्टीज होती हैं मैरिज की, हालांकि अगर सिंगल पार्टी है तो जाहिर सी बात है हस्बैंड होगा या आपका ग्रूम होगा, लेकिन अब ग्रूम अकेले तो शादी नहीं करेगा, शादी तो वो किसी दुल्हन से ही करेगा। तो वहां पे हम कहते हैं उनको पार्टीज ऑफ द मैरिज, यानी विवाह की जो पार्टीज हैं। अगर लड़का लड़की एक दूसरे में कोई आदान प्रदान करते हैं एक प्रॉपर कंसिडरेशन के साथ, या उनके माता पिता ऐसा कोई आदान प्रदान करते हैं, या उनके माता पिता के बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कोई आदान प्रदान करता है, तो आमतौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपका डाउरी के अंतर्गत आता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो प्रक्रिया है लेने और देने की, क्या ये शादी से पहले होगी, क्या ये शादी के दौरान होगी, और क्या ये शादी के बाद भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपका सेक्शन 2 है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये जो प्रक्रिया का जिक्र किया जा रहा है वो शादी से पहले भी डिमांड की जा सकती है, वो शादी के दौरान भी डिमांड की जा सकती है, या शादी के सोलमनाइजेशन के बाद भी डिमांड की जा सकती है। आई होप आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी राजकुमार राव की शादी में जरूर आना। अगर आप इंटरवल से पहले का दौर उसका देखेंगे तो पूरा का पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है डाउरी का वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जहां पर यूजुअली उनके मामा और उनके जो चाचा वगैरह होते हैं उनके द्वारा लेन देन की बात की जाती है। हालांकि वहां पर उनके जो माता पिता होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वर पक्ष के द्वारा डिमांड की जाए या वधु पक्ष के द्वारा डिमांड की जाए। यहाँ पर किसी भी एक पक्ष के द्वारा जब इस उद्देश्य से डिमांड की जाती है कि ये चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए, इवन दो दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द योर कस्टमरी रिलेशन, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपने एक ऑफेंस कमिट किया है इस एक्ट के तहत, क्योंकि लेना या देना कोई अपराध नहीं है, लेकिन आमतौर पे जब आप डिमांड करते हैं और वहां पे जब कंसिडरेशन का प्रॉपर एक तड़का लग जाता है तब ये जरूर कहा जाता है कि आमतौर पर आपने ये ऑफेंस कमिट किया है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ जहां पर आपका पूरा का पूरा शरीयत का जो कॉन्सेप्ट है अप्लाई होता है, आमतौर पे उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेहर। मेहर को एज अ अधिकार के रूप में कंसीडर्ड किया जाता है, तो उसके ऊपर आपका ये डाउरी का जो परिभाषा है वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती है। अब आइए इसके कुछ अलग अलग पहलुओं को भी देखते हैं। आमतौर पर जब शादियां होती हैं तो वहां पर बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं, बहुत सारी पूजाएं होती हैं, बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, बहुत सारे गीत के पल होते हैं, बहुत सारे ऐसे पल होते हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर कपड़ों का, गहनों का या अदर आर्टिकल्स का या कैश का आदान और प्रदान किया जाता है। तो क्या उन आदान और प्रदान को भी दहेज की परिभाषा के दायरे में लाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर उस कैश में, उस ऑर्नामेंट में,
उन कपड़ों में या उन आर्टिकल्स में या उन तोहफों में अगर हमें ये देखने को मिलता है कि एक कंसीडरेशन यानी कि एक सोच को अप्लाई किया गया है, तो ज़रूर वो डाउरी की परिभाषा के दायरे में आएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि डाउरी की जो डिमांड है वो किसी भी वक्त रेज की जा सकती है, शादी से पहले भी, शादी के दौरान भी और शादी के बाद भी। अब यहाँ पे मेयर डिमांड करना आपके सेक्शन 4 के तहत आपका डाउरी के अंदर किसी भी ऑफेंस के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आता है। तब तक नहीं आता है जब तक कि सामने वाला आपको दे नहीं देता या जब तक कि सामने वाला आपको देने के लिए अपनी सहमति बिल्कुल भी नहीं दे देता। तो सिर्फ यूजुअली डिमांड करना इट वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी काइंड ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि आप अपनी वाइफ की किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से उसका शेयर क्लेम कर रहे हैं या आपकी वाइफ आपकी किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपका शेयर क्लेम कर रही है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर समझ में डिटेल में आएगा, तो उसको भी डाउरी की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो शादी के बाद भी परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक बच्चे का जन्म हुआ, परिवार में एक नए सदस्य का आगमन हुआ, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, रस्में होती हैं, जहां पर आप देखते होंगे एक पक्ष से दूसरे पक्ष को संदेश भेजा जाता है, कुछ पैसे भेजे जाते हैं, कुछ कपड़े भेजे जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ना, दैट वाज द पार्ट ऑफ योर रस्म एंड रिवाज, तो उसको भी डाउरी की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन हाँ, अगर वहां पे भी आपको कंसिडरेशन का इंग्रेडिएंट्स देखने को मिले तो हम ये कह सकते हैं कि वो आपका अब डाउरी की परिभाषा में आ गया, पहले वो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट आपके साथ मैंने डिस्कस किया है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 के ऊपर आधारित है, और सेक्शन 2 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सो इट्स ऑल अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसी तरीके से पर डे आपके सामने एक एक वीडियोस को लाया जाएगा। हर वो चीज जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, और अगर आप इन चीज़ों को वाकई में डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, विद केस लॉस पढ़ना चाहते हैं, विद अ वैलिड और दी सुटेबल इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे बैचेस जो आगामी 20 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, आप उस बैच में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। और उसके लिए प्रोसेस बहुत ईजी है। ये जो नंबर आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो रहा है 7500110314 पे, आप इस पे कॉल या मैसेज करके आप जो भी इनरोलमेंट का प्रोसीजर है आप उसको फुलफिल करिए एंड यू विल गेट इनरोल्ड। और ये बात मान के चलिए कि समय के साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐड होते हैं और अक्सर उनकी कंप्लेंट होती है कि सर हमें तो शुरू से पढ़ना है। तो अगर आपको शुरू से पढ़ना है तो शुरू से आपको बैच भी ज्वाइन करना होगा। अब अगर आप इन द मंथ ऑफ दिसंबर या जनवरी आप आएंगे और आप ये सोचेंगे कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उसको एक बार फिर से रिपीट किया जाए, तो वो हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये बात अलग है कि जब आपका रिवीजन होगा तो उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से गो थ्रू किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ एज वेल एज मी। थैंक यू सो मच।